हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मैंने 10 अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और हम लॉन्ग आंसर में कवर करेंगे। इससे आपका इंटायर प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अच्छे से के क्वेश्चन समझते हैं और स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। That is, a family has 2 children. What is the probability that both children are boys, given that at least one of them is a boy? तो क्या है, सबसे पहले हमको सैम्पल स्पेस अपना डिफाइन करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट बी स्टैंड फॉर अ बॉय एंड जी फॉर अ गर्ल। द सैम्पल स्पेस फॉर 2 चिल्ड्रन इज, अगर सपोज 2 हैं बच्चे तो क्या हो सकता है, दोनों बॉयज हो सकते हैं, या पहला गर्ल हो सकता है दूसरा बॉय, या पहला वाला बॉय हो सकता है दूसरा गर्ल, या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। तो ई वाली जो हम इवेंट डिफाइन करते हैं सैम्पल स्पेस में, तो जो ई इवेंट हमारा वो क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ये हमारा ई वाला इवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ बॉय। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बॉय वाले कौन से केस होंगे, या दोनों हो या एक एक हो, तो ये 3 हो जाएंगे। नाउ द इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू इज क्या होगा, इंटरसेक्शन वाला एक ही पॉइंट है, दैट इज व्हेन बोथ आर बॉयज। तो हमारा प्रोबेबिलिटीज क्या है, क्या निकालने को हमको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो कौन सी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पी एफ जो हमारा है। पी एफ जो बचा वाला इवेंट है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन एटलीस्ट वन इज चाइल्ड क्या है, 3/4 है, क्योंकि ये 3 केस में बॉयज हमको मिल रहा है। और पी इंटरसेक्शन क्या है, 1/4 जो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमको जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो क्या बन रही है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चाइल्ड आर बॉयज, दैट इज एफ ऑलरेडी अकर कर रहा होगा, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय होगा, और उसमें से हमको क्या निकालना है कि नेक्स्ट वाला भी क्या हो, बॉय। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, हम पढ़ते हुए हैं। तो इंटरसेक्शन वाला हमने निकाल ली वैल्यू, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/4, और जो एफ पी एफ वाला इवेंट यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, वो भी निकाल ली, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। तो ये हमारा मैथमेटिकली निकल के आ रहा है, दैट इज 1/3। अगर आप इसको ऐसे भी समझो तो क्या होगा, ये 3 केस ही अब अपने बचेंगे। अगर वन ऑफ देम इज बॉय यानी कि ये वाले अब सैंपल स्पेस बचेगी, तो अब इस वाले सैंपल स्पेस को हम चेक करें कि कब दोनों बॉयज होंगे, तो 1/3 हो। तो आप या एक तरीका क्या है, काउंटिंग टेक्निक से भी आप निकाल सकते हो। ये 3 ही केस बचेंगे, जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था तब मैंने क्या बताया था, काउंटिंग टेक्निक्स। और दूसरा क्या है, मैथमेटिकली, क्योंकि 2 मार्क्स में आया तो आप एक एक स्टेप देके डिफाइन कर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 कार्ड्स नंबर्ड। अब ये वो वाले कार्ड्स नहीं है, आपके जो 52 कार्ड्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए कि 4 उसमें एस होते हैं, ठीक है, और किंग होते हैं, क्वीन होती है, और जे जैक होते हैं, और बाकी सारे रेगुलर्स नंबर होते हैं। तो वो भी आपको याद रखने होंगे, उनका भी यूज होगा क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट वन इज नॉर्मल कार्ड है, यहाँ पे 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड थरोली एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, ठीक है। इट इज नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो ये देखो फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली चीज आ गई। अब नंबर्स हैं, नंबर है 1 to 10 है, तो पहली प्रोबेबिलिटी वाली क्या है हमारी कंडीशन, द नंबर ऑन द कार्ड इज इवन। तो इसको हम ए मान के चलते कि इवन आएगा। तो इवन 1 to 10 में क्या क्या होंगे, 2 4 6 8 10। ग्रेटर देन 3 वाली इवेंट अगर हम बी बोलें तो कौन सी होगी, ग्रेटर देन 3, 3 से ऊपर वाले सारे नंबर्स अप टू 10, तो 4 से लेकर 10। नेक्स्ट अगर हम इंटरसेक्शन देखें दोनों का, तो कहाँ अकर हो रहा है इंटरसेक्शन, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 10 मिल रहा है, तो ये भी हमारी हो गई, ठीक है। अब हमको पी ए पता है कि पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/10, क्योंकि टोटल 10 है। पी बी की क्या होगी, 7 नंबर्स आ रहे हैं, तो पी बी भी पता है, पी ए बी इंटरसेक्शन ही पता है। अब पूछा क्या है, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि बी क्या है, ग्रेटर देन 3 भी और ए अकर करे, यानी कि वो इवन भी हो, तो क्या होगा पी बी, यानी कि जब ग्रेटर देन 3 है तो 7/10, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 4/10 की प्रोबेबिलिटी विल बी 4/7, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4/7। अब अगर आप इस सैंपल स्पेस को भी देखो रिड्यूस करके, तो अगर पहली कंडीशन में अप्लाई करूं सैंपल स्पेस यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 3 वाले 7 ही नंबर बचेंगे, ठीक है। एक तरीका काउंटिंग वाला मैं आपको बता दूं, तो 7 बचेंगे और उसमें से क्या करना है अपने को, इवन। तो इवन देखो 4 6 8 और 10, तो 4/7। तो जो मर्जी आप उससे कर सकते हो, काउंटिंग मेथड आपको लग रहा है अच्छा वो करो, या फिर ऐसे मैथ से करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. ठीक है. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl? तो अब कोई इतने सारे बच्चों में से एक गर्ल ठानी है और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो 12th में भी हो और वो लड़की भी हो. तो अब इवेंट हम स्प्लिट करते हैं. तो पहला क्या रखते हैं, स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th रखते हैं इवेंट, और दूसरा द रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल. तो वी नीड टू फाइंड आउट PEF, मतलब क्या करना है, वो 12वीं में भी और लड़की भी हो. तो पहले तो लड़की हो फिर 12वीं में, ये चेक करना है. तो टोटल स्टूडेंट्स 1000 है. ठीक है. टोटल गर्ल्स 430. गर्ल्स इन 12th कितनी है, 10% ऑफ 430. क्यों, क्योंकि दिया हुआ, इट इज नोन दैट 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी. तो 43 जो हमारी लड़कियां हैं वो तो क्या है यहाँ पे क्लास 12th में पढ़ती हैं. ठीक है. तो अपने को यहाँ से क्या क्या पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी कि F क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी, गर्ल्स वाली, कि रैंडमली चूजन एज अ गर्ल. तो टोटल गर्ल्स हमको पता है 430 है, तो 430/100 दैट इज 0.43. नेक्स्ट इंटरसेक्शन, अगर हम देखें कि इंटरसेक्शन कैसे कि E और F यानी कि गर्ल्स भी हैं और 12th भी हो, तो वो वाली वैल्यू भी हमको दे रखी है, गर्ल भी और 12 में, दैट इज 43. तो इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी, तो 43 हो गई. अब हमको क्या बोला है कि वो 12th में और गर्ल्स भी हो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी लग गई. तो क्या होगा, PF की वैल्यू पता है 0.43, इंटरसेक्शन नहीं पता तो 0.1. सो प्रोबेबिलिटी इज दैट इज 0.1 और 10% इज द प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट, द फोर्थ क्वेश्चन इज a die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that a number 4 has appeared at least once? तो अब देखो डाई थ्रो हो रहे हैं, 2 डाइस थ्रो होंगे और क्या बोलनी है, अलग अलग इवेंट है. पहली क्या है, नंबर 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस. पहले ई वाला इवेंट हम इसको बोल देते हैं. दूसरा क्या है, द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 6. तो देखो पहले 4 वाले इवेंट अपन काउंट करते हैं. देखो क्या होगा, 4th या तो पहले में आएगा, तो पहले में आ गया तो ये, तो पहले में आएगा तो बाकी क्या नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डाइस के. अगर दूसरे में आया तो फिर से 1 2 3 4 5 6. तो ऐसे 12 केस बन जाएंगे जब 4 अकर कर रहा है एक बार. ठीक है. द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द दूसरी इवेंट क्या है, F वाली, जब सम क्या है 6 है, तो सम 6 कब होगा, 4 2 6 होगा, 1 5 6 होगा, 3 3 6 होगा, 4 2 6 होगा और 5 1 6 होगा. तो अगर टोटल हम बात करें कि डाइस अगर थ्रो हो रहे हैं तो 6 कब होगा एडिशन में, तो 1 5 ऐड होगा तब होगा, 2 4 होगा तो ऐसे होगा. ठीक है. तो दूसरा हमारा जो इवेंट वाला बन गया वो ये बन गया. अब देखो इनमें से कॉमन देखना है इंटरसेक्शन, इस वाले का इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ मीट खा रहा है, तो 4 2 खा रहा है. ठीक है. और क्या कौन सा खा रहा है हमारा, ये खा रहा है 4 2. तो ये 2 वाले केस तो हमारे मिलेंगे, बाकी नहीं मिलने वाले. तो इंटरसेक्शन वाले में क्या मिल रहा है, ये 2 केस मिल रहे हैं. तो देखो अब इन सब से हम क्या कर सकते हैं, सारी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. ये वाला 11/36. ठीक है. तो 11/36 कैसे आ रहा है, काउंट करके आप निकाल सकते हो. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारे केसेस हमारे बन गए. तो ये वाले आउट ऑफ 36 में क्या आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये निकल के आ जाएंगे 11/36. PF यानी कि अब वो कौन से केस है जिसमें नंबर जो आपका आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये वाले केस में आ जाएंगे आपके ये, दैट इज 1 5 2 4. तो ये 5 केसेस आपके आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट जो है, अब देखो इसमें क्या है, इधर तो 11 केस अपने हो गए और एटलीस्ट वंस. ठीक है. और यहाँ पे 6, तो ये अपने हो गए 36 में से 5 केस. अब इन दोनों में से अगर अपन कंपेयर करें, तो दोनों में से कंपेयर करें तो ये 2 केसेस आ रहे हैं अपने जब दोनों कंडीशन मीट खा रही है. तो ये भी टोटल 36 केसेस होंगे और इनमें से 2 में खा रही है, तो ये वैल्यू भी हमको निकालनी. अब हमको क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है. क्या लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड. और E हमारी इवेंट क्या, नंबर 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार 4 अकर कर रहा है, उससे ज्यादा भी कर सकता है लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ एक बार एटलीस्ट वंस अकर कर रहा है. तो उस केस में क्या होगा, अपना सिंपल सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला. तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हुई है. PF हमको पता है 5/36, PE इंटरसेक्शन F भी पता है, तो ये सॉल्व करके 2/5. तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ही ऐसे ब्रेक डाउन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. बस आपको ये नंबर ऑफ जितनी भी केसेस बनेंगे, आउटकम्स होंगे, वो कैलकुलेट करते आना चाहिए. अगर ये आपको आ रहा है तो इन दैट केस हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अर्न कंटेन्स. अर्न का क्या मतलब होता है, कंटेनर, ऐसे पॉट टाइप का होता है.
ठीक है। तो उसमें क्या है, 10 ब्लैक है और 5 वाइट बॉल्स हैं। अब 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक? तो क्या प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि 15 बॉल्स हैं, ठीक है, टोटल। उसमें से क्या है कि ब्लैक कितनी है, मतलब ब्लैक दोनों बॉल्स जो हैं ब्लैक हमारी निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो चीज़ हमको यहाँ पे निकाल के देनी है। तो सिंपल है, एक मैंने क्या आपको तरीका बताया था ये वाले केस में कि अगर आप इन सीक्वेंस इवेंट चल रही हैं तो एक चीज़ क्या करो कि अगर 15 बॉल्स हैं और मेरे को निकालनी कौन सी वाली बॉल है, ब्लैक निकालनी है। ब्लैक कितनी, 10 है। तो अगर जब मेरा फर्स्ट बार मैं निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 15/10, टोटल 15 बॉल में से 10 हमारी ब्लैक हो सकती है। और नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, अब एक बॉल सपोज ब्लैक वाली निकल गई आपकी, तो क्या होगा, नेक्स्ट जो आपका मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 9 × 14, 9/14, ऐसा करके आपका केस बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये भी यहाँ से भी वही आंसर आपको दे रहा है, लेकिन अब क्या है, हमको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। मैथमेटिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के देख लेंगे। तो पहला इवेंट क्या है, दैट इज द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, and F be the event that second ball drawn is black. तो probability that the first ball drawn black is 10/15 हो जाएगा। Now the first ball is drawn black, then there are now 9 balls and 5 white balls. The probability that the second ball drawn black is कितनी हो जाएगी, 9/14। तो अब क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन और ये आंसर आ जाएगा। तो जो मर्जी आप जैसे भी सॉल्व कर लो, काउंटिंग से भी देखो मैंने किया तो आंसर आपका आ गया। लेकिन अब काउंटिंग में क्या है कि आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं इतने, क्योंकि आप आंसर तो सही रिपोर्ट कर दोगे, ये सब एमसीक्यू के लिए ट्रिक चल जाएगी काउंटिंग वाली। लेकिन शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में आपको बाय स्टेप करना पड़ेगा हर चीज, तो ऐसे भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डाई इज थ्रोन, इफ ई इज द इवेंट द नंबर appearing is a multiple of 3 and f is the event the number appearing is even। तो दो इवेंट है, मल्टीपल ऑफ 3 और द नंबर अपीयरिंग इज इवन, जब एक सिंगल डाई थ्रोन, देन डिटरमाइन वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो देखो सैंपल स्पेस हमारा जो बनेगा, तो नंबर्स क्या आ सकते हैं, डाइस के 1 to 6 आ सकते हैं। पहला इवेंट क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, 3 और 6 ही होगा। सेकंड क्या है, इवन है, तो 2, 4, 6 ही होगा। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 6 बन के आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इन सैंपल स्पेस क्या होगा, 2/6, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी कि 1/2। दोनों का इंटरसेक्शन वाला 1/6। अब इंडिपेंडेंस के लिए हमको पता है क्या हम लगाते हैं फॉर्मूला, ये लगाते हैं कि इंटरसेक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब इवेंट्स का, वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाता है। तो देखो यहाँ पे करोगे तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आई है, 1/6, दैट इज अवर LHS। अब RHS के लिए क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ जाना चाहिए। तो 1/3 निकल के आई है PE 1/3, PF निकल के आया 1/2, तो 1/3 होना चाहिए, देखो इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे करके आप प्रूफ भी दे सकते हो, आपसे पूछ लिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं क्या नहीं, तो देखो ये कंडीशन जो हमारी है ये मीट खा रही है। तो सिंस द इक्वालिटी होल्ड्स गुड, E and F आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आपसे ऐसे डेरिवेशन भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन ही पूछे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A and B आर 2 independent events, then so that the probability of occurrence of at least one of A and B is given by, तो ये हमको करना है। अब ये यूनियन इज इक्वल टू, ये हमको डिराइव करके देना है। तो सिंपल हम कर लेंगे, कैसे होगा ये, वी यूज द फॉर्मूला फॉर यूनियन ऑफ 2 इवेंट। मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम के थ्रू ये फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर ये A है ये B है, तो ये वाला A B वाला एरिया हो जाता है, तो ये माइनस हो जाता है। तो ये हम होल्ड गुड करके लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब अपने को पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होता है, जो इंटरसेक्शन होता है वो PA PB के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर दिया उसको, तो ये आ गया PA + PB - PA PB। अब हमने क्या किया, यहाँ पर PB को कॉमन ले लिया, तो PB को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - PA आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि 1 - PA क्या होता है, मतलब 1 - PA दिखा रहा है व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ A दिखा रहा है, तो वो हो जाता है 1 - PA, दैट इज PA' नॉन अकरेंस ऑफ A वाला। तो PA और PA' PB हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उल्टा करते हैं, हमको पता है कि 1 - PB = PB' हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं PA को रिप्लेस, यहाँ पर अगर आपका PA को रिप्लेस करूं मैं, तो क्या लिख सकता हूँ, 1 - PA' लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे PA' PB रहेगा। फिर मैं PA' को कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - PB आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ PA' को, तो यहाँ 1 - PB आ जाएगा।
1 माइनस पी मेरे को अगेन पता है किसके बराबर है, पी डैश बी के। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो ये देखो वही निकल के आ गया जो हमको प्रूव करना था। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वालिटी व्हाट वी वर रिक्वायर्ड टू प्रूव। ये तो इस तरीके से हम ये वाली इक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। अब ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला लगने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, इतनी वर्डिंग से आप मत जाना, बहुत सिंपली सॉल्व जाता है। हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 that there will be a strike and 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike। तो अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो 0.80 है, और अगर होती है तो 0.65 है। एंड 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। तो स्ट्राइक होगी, ये है स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.65। तो अब क्या बोले, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से अज्यूम करेंगे कि लेट ए बी द इवेंट that the construction job will be completed on time and B be the event that there will be a strike। तो हमको निकालना क्या है, PA निकालना है कि जब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाएगी टाइम पे, तो P भी हमको दे रखा है जब क्या होगा, नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब स्ट्राइक होगी। तो 0.65, तो स्ट्राइक नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी, 1 माइनस जब स्ट्राइक होगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.65 यानी कि 0.35। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके आ गई, जब स्ट्राइक नहीं होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक। तो वो भी दे रखा है हमको, स्ट्राइक होगी तब क्या प्रोबेबिलिटी काम कंप्लीट हो जाए, 0.32। तो ये भी हमको पता है। तो पी ए बी डैश यानी कि जब स्ट्राइक नहीं होगी तब प्रोबेबिलिटी क्या काम हो जाए, 0.80। तो ये भी दे रखा है। अब हमको करना क्या है, बोला है सिंस बी एंड बी डैश फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, यानी कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा। कब होगा, कि जब हमारी स्ट्राइक होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए बाय बी है अगर होने का काम, और जब नहीं होगी तब प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए डैश बी है। अब देखो वैल्यूज हमको सारी दी हुई है। पी बी यानी कि जब स्ट्राइक होगी, तो स्ट्राइक होगी तो क्या होगा 0.65, तो काम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.32 है। अब स्ट्राइक नहीं होगी, तो स्ट्राइक नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.35, और नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या है कंप्लीट होने की 0.80। तो ऐसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन से हम निकाल सकते हैं। देखो तो इन टोटल वही कोई निकल के आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। तो दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब ऑफ टाइम विल बी ये। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। कौन से वाले, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाले। बस आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, आप उसका मीनिंग निकाल लोगे तो इजीली हो जाते हैं सॉल्व। नाउ द नेक्स्ट वन is our ninth question. A bag contains 3 red and 4 black balls, while another bag contains 5 red and 6 balls. One ball is drawn at random from one of the bags, and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. तो अब डुअल प्रोबेबिलिटी वाला केस चल रहा है। तो सिंपल है, अपन इसको ब्रेक डाउन करेंगे और आ जाएगा आंसर। तो क्या करते हैं, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग फ्रॉम। सबसे पहले बैग ही हम अलग करते हैं कि E1 को हम मान लेते हैं बैग 1 से हम निकालेंगे, E2 मान लेते हैं इवेंट जब हम बैग 2 से विड्रॉ करेंगे, और A बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। ठीक है, इतना हम कुछ हमने डिफाइन कर लिया यही, और हमको निकालना है क्यों, क्योंकि बैग 1 और बैग 2 के बारे में दिया हुआ है, और दिया है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, इट हैज टू बी रेड। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो इवेंट 1 और 2 की तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि 2 बैग है स्टार्टिंग में। तो एक या मैं बैग 1 से निकालूं बैग 2 से निकालूं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आधी आधी, तो 1/2 हो गई। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, अगर सपोज मैं बैग 1 से निकालूं तो उसमें रेड बॉल कितनी है 3 है, और टोटल कितनी है 7, तो 3/7। अगर मैं बी से निकालूं तो रेड कितनी है 5 और टोटल कितनी 11। तो ये तो मेरा पी ए E1 और पी E2 निकल आया। तो अब वी नीड टू फाइंड पी E2A। E2A मतलब ये वाला निकालना हमको जब हम बैग 2 चूज करें और रेड बॉल निकले। देन द प्रोबेबिलिटी वाज दैट अ रेड बॉल इज ड्रॉन। तो बाय बेस थ्योरम से हम क्या करते हैं, ये हमारा बेस थ्योरम होता है जिसमें हम क्या करते हैं वेटेड एवरेज लेके चलते हैं। तो हमको E2A चाहिए, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ A व्हेन E2 इज ऑलरेडी कम, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी। तो देखो अब ये E2 क्या होगा हाफ, माने कि बैग 2 मैंने चूज किया, बैग 2 में 5/11 होगी हमारी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की, और ये हो गई टोटल। जब बैग 1 लेंगे तो 3/7 और ये, तो इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो आंसर, दैट इज 35/68। तो इस तरीके से हमारा जो है बेस थ्योरम लगता है। ये एलसीएम वगैरह कैलकुलेशन ये आप कर सकते हो। तो यहाँ तक है हमारा कंसेप्ट। तो ऐसे करके हमको डिस्ट्रीब्यूट करके बेस थ्योरम लगा के अपना आंसर निकालना है।
Now the next question and the last good question for the short answer type series is that given that 3 identical boxes 1 2 3 each containing 2 coins, तो भाई 3 डब्बे हैं कॉइन्स उसमें। पहला कॉइन जो है पहले वाला डब्बा उसमें 2 गोल्ड कॉइन है, दूसरे वाले में दोनों सिल्वर है और एक में है गोल्ड और अगला है सिल्वर। अब जो बंदा है पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। इफ अ कॉइन इज गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। तो भाई गोल्ड गोल्ड चाहिए है इसको। तो देखो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें इवेंट ऑफ चूजिंग बॉक्स तो क्या होगी, 3 डब्बे मेरे सामने रखे हुए तो मैं कोई भी डब्बे को यूज कर सकता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में क्या है, तीनों डब्बों की यूज करने की 1/3 है। अब देखो लेट ए बी द इवेंट व्हेन द कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड। तो अगर पहला वाला अगर मैं चूज करूंगा डब्बा और गोल्ड निकालने की कोशिश करूंगा तो गोल्ड ही गोल्ड निकले, क्योंकि दोनों क्या है मेरे कॉइन गोल्ड के हैं। तो आंसर क्या होगा 2/2 दैट इज 1। नेक्स्ट अगर दूसरा डब्बा चूज करूँ तो उसमें तो दोनों चांदी के हैं सिल्वर के हैं, तो गोल्ड के क्या होगी प्रोबेबिलिटी 0। नेक्स्ट वाले में क्या होगी हाफ होगी, क्योंकि एक गोल्ड और एक क्या है सिल्वर है। तो अब अपने को क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स चूजन इज बॉक्स 1 गिवन दैट। अब अपने को क्या चाहिए, दोनों गोल्ड चाहिए, तो अपने को डब्बा कौन सा चूज करना पड़ेगा, पहला वाला, यानी कि जिसमें दोनों गोल्ड है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं 1 आ रही है और इवेंट 1 अकर करने की, यानी कि बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब नीचे आप टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि हमने गोल्ड वाला डब्बा निकाला है कि नहीं। और देखो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गोल्ड वाले डब्बे निकालने की, यानी 2/3 है। तो इस तरीके से हम ये सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं और सही करेंगे तो दोनों हमको गोल्ड के कॉइन मिल जाएंगे। सो दिस लीड्स अस टू एंड ऑफ अवर शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 13। लास्ट हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं 5 और अच्छे क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी के, और फिर आपका ये वाला चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो अब आपको कोई डाउट आता है तो नीचे प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।